मियां नवाज शरीफ 2018 के इलेक्शन के बाद खामोश होकर बैठ गए थे। 11 सितंबर 2018 को बेगम कुलसूम नवाज का इंतकाल हो गया। मियां साहब 3 दिन के लिए पेरोल पर रहा हुए। मौलाना फजलुर रहमान ताजियत के लिए जाती उमरा गए। मुलाकात के दौरान मौलाना ने मियां साहब को मशवरा दिया, आप जेल में हैं लेकिन आपकी पार्टी बाहर है, आप अपने लोगों को मुतहर्रिक करें और इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ कोई तगड़ी तहरीक शुरू करें, वरना इमरान खान आपको सियासी कब्र में धकेल देगा। मौलाना ने अपने दलाइल के आखिर में कश्मीरियों से मुताल्लिक ये लतीफ़ा भी सुना दिया। महाराजा प्रताप सिंह ने कश्मीरियों की फौज बनाई थी, इसने अपने सिपाहियों को राइफलें भी दी और ट्रेनिंग भी, लेकिन जब लड़ाई का वक्त आया तो महाराजा ने देखा कि सिपाही अपनी राइफलें धूप में रखकर खुद साइड पर बैठे हैं। महाराजा ने सिपाहियों से पूछा, तुम राइफलें क्यों नहीं चला रहे? इनका जवाब था, तपसी ते ठुस करसी, गर्म होगी तो खुद ही चल जाएगी। मौलाना का मियां साहब से कहना था कि आप भी राइफल धूप में रखकर बैठ गए हैं, जबकि ये लड़ने का वक्त है, खुद भी बाहर निकलें और अपने कारकुनों को भी निकालें। यह वक्त खामोश बैठने का नहीं। मियां साहब का जवाब था, मौलाना सब्र करें। हमारे बुजुर्ग कहा करते थे, जब आंधी चले तो इंसान को खामोश होकर बैठ जाना चाहिए और अपने वक्त का इंतजार करना चाहिए। आप भी खामोश बैठ जाएं, हमारा वक्त इंशाल्लाह जरूर आएगा। मौलाना ने मियां साहब से इत्तफाक नहीं किया, लेकिन बहरहाल ये मीटिंग खत्म हो गई। मियां नवाज शरीफ बाद अजान लंदन में जिलावतन हो गए, जबकि मौलाना ने अक्टूबर 2019 में इस्लामाबाद की तरफ मार्च किया। मौलाना शोर करते रहे और मियां नवाज शरीफ खामोशी से बैठे रहे। ये लंदन में अपने घर में रोजाना यूथियों से गालियां भी खाते थे। शरीफ फैमिली के फ्लैट्स के सामने पीटीआई के वर्कर्स रोजाना नारे लगाते थे, गालियां देते थे, बदतमीजी करते थे। ये लोग जहां भी जाते थे ये यूथिये इनका घेराव कर लेते थे। वो वक्त खौफनाक था, मगर मियां नवाज शरीफ ने इसे खामोशी और सब्र के साथ बर्दाश्त किया और फिर वक्त पलट गया। एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान के पीछे से हट गई, जिसके बाद पीडीएम बनी, अदम एतमाद हुई और मियां शहबाज शरीफ जेल और अदालतों से निकलकर वजीर आजम बन गए। और ये आज दूसरी मरतबा वजीर आजम है, जबकि मरियम नवाज वजीर आला पंजाब हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने इस सारे कजिए के दौरान एक चीज सीखी, खामोश बैठें और अपने वक्त का इंतजार करें। पीडीएम मौलाना ने बनाई थी, आसिफ अली जरदारी और मियां नवाज शरीफ को भी इन्होंने इमरान खान के खिलाफ इकट्ठा किया था और इक्तदार के नए खेल के कोच भी यही थे। मगर फिर जरदारी साहब और मियां साहब डायरेक्ट हो गए, इन्होंने डील की और मौलाना को इनके हिस्से के मुताबिक हिस्सा भी ना मिला। मौलाना को तवक्को थी एस्टैब्लिशमेंट केपी इनके हवाले कर देगी। निगरान दौर में इन्हें केपी मिला भी। मौलाना के समधी हाजी गुलाम अली गवर्नर बना दिए गए और निगरान हुकूमत की अहम तरीन वजारतें जेयूआई को दे दी गई, लेकिन मौलाना इस फेवर को इलेक्शन में तब्दील ना कर सके। मौलाना सदर भी बनना चाहते थे। पीपल्स पार्टी और नून लीग की क़यादत बातों बातों में इन्हें सदारत का इशारा भी देती रहती थी। मौलाना ये भी चाहते थे दोनों बड़ी पार्टियां जेयूआई के साथ सीट एडजस्टमेंट कर लें, ताकि इनके अरकान भी असेंबलियों में पहुंच सके, और मौलाना आखिर में इलेक्शन भी मुलतवी करवाना चाहते थे। मगर दोनों बड़ी जमातें मौलाना की इन ख्वाहिशात के साथ खेलती रहीं, लेकिन इनकी ये ख्वाहिशात पूरी नहीं की। दोनों जमातों ने इलेक्शन से कबल मौलाना से राब्ते मुनक़ता कर दिए और ये अमलन अकेले हो गए। इलेक्शन के नताइज निकले तो कौमी असेंबली में मौलाना के हाथ में सिर्फ 7 सीटें आईं, केपी असेंबली में इन्हें सिर्फ 9 सीटें मिली। ताहम बलूचिस्तान असेंबली में इनकी 14 सीटें थीं। दूसरी तरफ केपी में पीटीआई ने 2/3 अक्सरियत ले ली और इमरान खान ने इनके हरीफ अली अमीन गंडापुर को वजीर आला बना दिया। इलेक्शन के बाद आसिफ अली जरदारी और मियां नवाज शरीफ ने भी मौलाना को इग्नोर किया। चुनाचे मौलाना सियासी लिहाज से शदीद जख्मी हो गए और इनके पास मियां नवाज शरीफ की तरह खामोश बैठने और वक्त के इंतजार के सिवा कोई चारा ना रहा। लिहाजा मौलाना ने भी अपनी राइफल धूप में रख दी। ये भी बर्दाश्त और सब्र करने लगे और फिर इसका नतीजा निकल आया। मौलाना का घर एक बार फिर आबाद हो गया। पीटीआई की क़यादत भी इनके घर का तवाफ करने लगी और नून लीग और पीपल्स पार्टी भी। यूं मौलाना पूरे सिस्टम के लिए नागुज़ीर हो गए। मौलाना ने इस वक्त को मुकम्मल इस्तेमाल किया। ये जरदारी साहब को भी खींचकर अपने दरवाजे पर लेकर आए, वजीर आजम शहबाज शरीफ को भी और एस्टैब्लिशमेंट को भी। जबकि पीटीआई ने तो मौलाना के घर को अपना मुस्तकिल ठिकाना बना लिया था। बिलावल भुट्टो ने मौलाना से 18 मुलाकातें की। वो मियां नवाज शरीफ जो मौलाना का फोन नहीं सुनते थे, वो इन्हें अपने घर खाने की दावत देने पर मजबूर हो गए। सितंबर में एक वक्त ऐसा भी आया जब वजीर आजम ने मौलाना के घर आने की ख्वाहिश जाहिर की और मौलाना ने इनकार कर दिया। लिहाजा आप मौलाना का कमाल देखिए, ये सिर्फ 12 सीटों, 5 सेनेटर्स और 7 एमएनएस के साथ पूरे सिस्टम को खींचकर अपनी दहलीज पर लेकर आए। ये तरमीम को भी 20 अक्टूबर तक खींचकर लाए और सबसे बाकायदा नाक से लकीरें निकलवाईं और आखिर में सबको अपनी तारीफ पर भी मजबूर किया। आज एस्टैब्लिशमेंट भी इनकी ममनून है। इमरान खान भी जेल में इनकी तारीफ कर रहे हैं। पीटीआई की क़यादत भी मौलाना जिंदाबाद के नारे लगा रही है। बिलावल भुट्टो ने भी कौमी असेंबली के फ्लोर पर खड़े होकर इनकी तारीफ की। मियां नवाज शरीफ ने भी बार बार मौलाना का शुक्रिया अदा किया। वजीर आजम और सदर भी इनके ममनून हैं और इन सब के साथ मुल्क भर के उलमाए कराम भी मौलाना का माथा चूम रहे हैं। ये इन्हें पाकिस्तान में इस्लाम का मोहसिन करार दे रहे हैं। लिहाजा फिर कामयाब कौन हुआ और सियासतदान कौन रहा, मौलाना या फिर बाकी तमाम सियासी लीडर्स? मैं दिल से समझता हूं मौलाना फजलुर रहमान पाकिस्तानी सियासत की एक बहुत बड़ी केस स्टडी है। इनका बाकायदा मुतालिया भी होना चाहिए और इन पर पीएचडी भी। आप मौलाना का कमाल देखें,
रियासत ने इनके आधे अरकान काबू कर लिए थे। बिलावल भुट्टो और आजम नजीर तारड़ इन्हें बार बार बता रहे थे हुकूमत ने हर सूरत तरामीम करवानी है, रियासत के पास आप और पीटीआई के लोग मौजूद हैं, आपके अरकान आपसे अलग होकर भी वोट दे देंगे और इससे आपकी पार्टी टूट जाएगी। लेकिन मौलाना इसके बावजूद पीछे नहीं हटे और हुकूमत को इनकी पार्टी तोड़ने की जुर्रत भी नहीं हुई। पीटीआई और इमरान खान 10 साल मौलाना को क्या क्या कहते रहे। आसिफ अली जरदारी और मियां नवाज शरीफ भी इन्हें मैदान में छोड़कर चले गए और एस्टेब्लिशमेंट ने भी इन्हें फरामोश कर दिया था, लेकिन मौलाना इन सबको वापस भी लेकर आए और इन्हें अपनी तारीफ पर भी मजबूर कर दिया। जबकि इनके मुकाबले में इमरान खान मुल्क के मकबूल तरीन लीडर, केपी में 2/3 की हुकूमत के मालिक, कौमी असेंबली में 80 MNAs और सेनेट में 17 सेनेटर्स रखने के बावजूद कहां हैं। ये इनकी बेगम, 2 बहनें और भांजा जेल में हैं और पार्टी के अंदर 4 ग्रुप बन चुके हैं। शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में फॉरवर्ड ब्लॉक भी तैयार है। परवेज इलाही पार्टी छोड़कर लाहौर में बैठ गए हैं। सोशल मीडिया टीम टूट चुकी है और तमाम फाइनेंसर्स और सहूलतकार भी फरार हो चुके हैं। दूसरी तरफ मियां नवाज शरीफ भी वफाक और पंजाब में अपनी हुकूमत के बावजूद जख्मी और उदास बैठे हैं। इनके मत्थे फार्म 47 लग गया है। ताहम मौलाना के बाद मियां शहबाज शरीफ भी कामयाब सियासतदान साबित हुए हैं। इनके बारे में कहा जाता था कि इनके हाथ में वजीर आजम की लकीर नहीं, लेकिन ये लकीर की कमी के बावजूद दूसरी बार वजीर आजम बने। इनके पास कुल असल 17 MNA है, मगर ये इसके बावजूद वजीर आजम है। ये मुल्क और शरीफ फैमिली के पहले ऐसे वजीर आजम भी साबित होंगे जो 5 साल पूरे करेगा। लिहाजा फिर कामयाब कौन हुआ, मौलाना और शहबाज शरीफ या फिर कैदी नंबर 804? इमरान खान के पास भी अब 2 ऑप्शन थे। ये नवाज शरीफ और मौलाना की तरह अपनी राइफल धूप में रखकर खामोश बैठ जाते और अपने वक्त का इंतजार करते। आप यकीन करें, इनका वक्त बहुत जल्द आ जाना था। और दूसरा, ये जुल्फिकार अली भुट्टो की तरह शोर करके अपनी सजा और मसाइल में इजाफा कर लेते। इमरान खान बदकिस्मती से दूसरे रास्ते पर निकल गए और ये आज अकेले हो चुके हैं। सियासत स्पोर्ट्स की तरह होती है, इन दोनों का मकसद जीतना होता है। आपने अगर इक्तदार में नहीं आना तो फिर सियासत की क्या जरूरत है। आप खिदमत खल्क करें और सवाब और इज्जत कमाएं। आपने अगर 80 MNA और सबसे ज्यादा वोट लेकर भी जेल में ही बैठना है और अपनी खवातीन को भी बिठाना है तो फिर सियासत पर लानत भेजें। इसका फिर आपको क्या फायदा हुआ। लिहाजा इमरान खान को अब सियासत मौलाना से सीखनी चाहिए, बल्कि नहीं, रुकिए, आसिफ अली जरदारी और मियां नवाज शरीफ को भी अब मौलाना को अपना उस्ताद मान लेना चाहिए, क्योंकि मुल्क में अब सियासतदान सिर्फ एक है और इसका नाम है मौलाना फजलुर रहमान। यह हकीकतन सब पर भारी है और सबको अब इनके हाथ पर बैत कर लेनी चाहिए।